चौथी शताब्दी में जब ये लिख रहे हैं तो उनके पास पाली में कही गई ये जो कथा ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो बाद में शुंग वंश या जैसे भी जो कुछ होता रहा भारतवर्ष में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उनको जाना पड़ा सिंघल से जा कर के वो कथाएं लेकर के आए, उसका उन्होंने रीट्रांसलेट किया पाली से। फिर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने उसका हिंदी रूपांतरण किया। कब जानते हैं? 1926। यानी आप देखिए कहाँ से बात कहाँ पर, इतने साल तक इतना बड़ा ज्ञान का भंडार जो है छुपा हुआ दबा पड़ा है, किसी को पता जी। जल्दी आओ नांदे नांदे सोना जाओ काका जी। यानी अर्थ ये हुआ। अब मान लीजिए आप ये 2 लाइनें सुन रहे हैं, मैंने आपको इसकी घटना बता दी कि ये परिस्थिति होती थी। अब मेरा इकलौता बेटा ना मैं उसको डांट सकता हूँ ना मार सकता हूँ, है ना। मेरी स्थिति जो है ऐसी है कि भाई उसको किसी तरह कहना है कि भाई तुम टाइम कौन से। रामायण महाभारत की जो जितनी भ्रांतियाँ लोगों में पैदा हुई उनको हम समझ लेते हैं कि ये अतीत वस्तु जो है ये मनगढ़ंत कहानी है, ये आवश्यक नहीं, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। जो कहेंगे तू ऐसा करना कि ये गंडा बांध ले यहाँ पर, या ताबीज वहाँ बांध ले, या पानी में खड़ा हो कितनी बार पाठ कर ले। एक कहानी के माध्यम से आपकी समस्या सुलझाएंगे, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं चंडीगढ़ में और आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराऊंगी जिसने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और खासकर साहित्य के तौर पे काम किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बुद्ध की विरासत थी जिसको लोगों ने दफनाने का काम किया था, लेकिन आज समाज में तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग निकल कर आ रहे हैं जो अपने साहित्य के माध्यम से फिर से उस भारत को बोधमय बनाने के लिए अग्रसर है और कहीं ना कहीं उस साहित्य को फिर से जिंदा करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि जो पाली जातक कथाओं पर नाटक, ये पुस्तक जो लिखी है साथियों मैं आपको बता दूं डॉक्टर जसबीर चावला जी हैं जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ में इन्होंने कई पुस्तकें हैं पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट, ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। और उसी के साथ में आप देख सकते हैं कि पाली जातक कथाओं में बुद्ध के प्रबंधक, और इसी के होनहार, ये पुस्तक भी डॉक्टर चावला जी के द्वारा लिखी गई है। और मैं इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ बुद्ध के प्रबंधक पुस्तक माला, और इसी तरह की तमाम पुस्तकें डॉक्टर चावला जी ने लिखी हैं। और इन पुस्तकों को लिखने का जो कारण है वो सभी आप समझ गए होंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि जो बुद्ध की विरासत है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम डॉक्टर चावला जी के माध्यम से हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं साथियों, हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं कि जातक कथाएं, और जातक कथाओं का क्या इतिहास रहा है, जातक कथाएं क्या होती है, इसी को लेकर मैं आज चर्चा करूंगी डॉक्टर चावला जी से। तो सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सारे दर्शकों को भी भगवान बुद्ध की इस विरासत से जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, जानना चाहूंगी, हम शब्द सुनते हैं कि जातक कथाएं, पढ़ा भी है, जाना भी है, सुना भी है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जातक कथाएं आखिर है क्या, इनका इतिहास क्या है, क्यों लिखी गई, और आज के वर्तमान समय में ये कितनी उचित है, और खासकर जो लोगों का जो जीवन है उसमें कितनी सार्थक साबित होती है। मैं जातक को एक ऐसा ग्रंथ मानता हूँ अभी जो दुनिया की समस्त विसंगतियों और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। इसमें मैनेजमेंट की जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ही मानवीय हैं, उससे पूरी मानवता का कल्याण है। लेकिन जैसा कि शब्द है जातक जातक जातक, आखिर है क्या जातक? तो मैं चूँकि 10 वर्षों तक इस पर शोध करता रहा, उस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जातक जो है कोई न तो मिथक है न इतिहास है, साहित्य की एक बहुत बड़ी रचना जो बुद्ध घोष ने की। देखिए, हम यहाँ पर बुद्ध घोष का जो ग्रंथ है जातक अट्ठ कथा,
उसके माध्यम से जातक को जानते हैं। जब जातक प्रथम संगीति, थोड़ा सा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आपको पता है कि उनके सुत्तों को एक जगह किया गया था, उनकी वाणी को, बुद्ध वचनों को एक जगह करने की बात विद्वानों ने, अस्थविरों ने निर्धारित की कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, ये ग्रंथों के बाद खुद्दक निकाय आया, और खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है जातक। देखिए, मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि उस समय विद्वानों ने इसको इसी तरह से समझा हो कि भाई ये पहले वो हो जाए, इसके बाद ये होगा, है ना, इसकी बारी बाद में आई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये जातक जो भगवान बुद्ध के द्वारा उच्चरित गाथाएं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो गेय पद गा करके, है ना, उन रचनाओं को सुनाते थे, और तब सुनाते थे जब उनके सामने कोई ऐसी समस्या या तो उपासक लेकर के आया है या अस्थविर ने कोई समस्या दी है, तो उसका वो निदान देते थे, एक समाधान कर देते थे। और वो समाधान इतना अच्छा होता था गाथा में ही। अब वो गाथा जो है वो भिक्षु याद कर लेते थे, अस्थविर याद कर लेते थे, दम्मकथिक जानते थे, वो जब जनता में जाते थे तो उसका उच्चारण करते थे। तो इस तरह गाथाएं वो जो हैं, जातक की जो गाथाएं वो प्रचलित होती रहीं, है ना। उसका जब लेखन है, जब लिपिबद्ध हुई होंगी, कालांतर में लिपिबद्ध हुई, उसके बाद आप सोचिए कि तीसरी चौथी शताब्दी, यानी उधर 500 साल, इधर लगभग 1000 साल बाद बुद्ध घोष को उनकी अट्ठ कथाओं को लिखना पड़ा। अट्ठ कथाओं को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उस गाथा में जो कहानी है उसका अर्थ क्या है ना। मैं आपको इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं जब आप बचपन में आप एक 2 लाइनें कर देते थे, सुनाते थे मुझे, है ना। तो वो ऐसा था कि वो लाइनें ये थी कि स्कूल का टाइम हो गया हुआ है, तुम नहाने बाथरूम में घुसे हो, मेरी ड्यूटी है तुमको स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, और तुम बाथरूम से निकल ही नहीं रहे हो, है ना। तो ये जो परिस्थिति थी, तब तक मैं जातक कथाओं के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी भावना थी कि अब इस बच्चे को क्या कहें। तो उसको मैं एक गा करके 2 लाइनें, है ना, गा करके सुनाता था, है ना। वो लाइनें क्या थी कि भैया तुम जो है इतनी देर क्यों लगा रहे हो, है ना। पंजाबी में है, मैं सुना दूं क्या? अच्छा, सुनाइए सर। काका जी जल्दी आओ, नांदे नांदे सो ना जाओ काका जी। यानी अर्थ ये हुआ। अब मान लीजिए आप ये 2 लाइनें सुन रहे हैं, मैंने आपको इसकी घटना बता दी कि ये परिस्थिति होती थी। अब मेरा इकलौता बेटा ना मैं उसको डांट सकता हूँ ना मार सकता हूँ, है ना। मेरी स्थिति जो है ऐसी है कि भाई उसको किसी तरह कहना है कि भाई तुम टाइम कॉन्शियस हो जाओ, है ना। तो ये एक देखिए पद बन गया, गेय पद था, और मैं गा देता था। अब उसको 25 सालों के बाद वो चीज़ याद आई और उसने मुझे फ़ोन करके बताया। तो अब देखिए कितनी, मैं इशारा कर रहा हूँ, कितनी अस्थाई चीज़ होती है। बुद्ध भी लगभग अपनी गाथा में जो गेय पद इस तरह से गा के सुनाते थे, तो जो भिक्षु या उपासक हैं वो याद कर लेते थे। कविता मन में रह जाती है, कविता याद हो जाती है, उसकी बड़ी खासियत है ना। तो जातक जो है वो कविताएं हैं, स्फुट कविताएं हैं, है ना, 2-2 लाइन की, 2-2 लाइन की। और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि 1 से लेकर के 150 तक जितनी जातक कथाएं हैं उनमें एक गाथा है, और उस हर गाथा में एक कहानी छुपी हुई है। ठीक है। अब जैसे 2 लाइनें मैंने आपको सुना, इसमें एक कहानी है जो समस्या है, उस समस्या को, तो उसी तरह की जो भिक्षु आया है समस्या लेकर के, उसको बुद्ध एक रास्ता बता दे रहे हैं मैनेजमेंट का कि कैसे तुम उस समस्या को ठीक कर लोगे, और वो जातक के उस पद में है। अब 500 साल बाद अगर कोई ये 2 लाइनें सुनाए
तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या है। इसलिए बुद्धघोष को जरूरत पड़ी कि इसकी अट्ठ कथा लिखें। अट्ठ कथा मतलब होता है अर्थ कथा। जी। और सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर बुद्ध कथाओं को लेकर कई बार विवाद भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो रामायण है या महाभारत है, ये जातक कथाओं से जो कैरेक्टर हैं वो लिए गए हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? मैं इस पर भी आऊँगा थोड़ा कालांतर में, है ना। जी। थोड़ी देर बाद आता हूँ कि क्या कैसे हुआ। पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि देखिए कैसे जातक बने। जातक ज्ञेय पद था, भगवान बुद्ध ने कहा। जातक से उस गाथा से हम आ गए अट्ठ कथा पर, क्योंकि गाथाओं में एक कथा छुपी हुई है, उसको खोलना है, उसका अर्थ क्या है वो बताना है, तो वो बुद्धघोष बता रहे हैं। अब देखिए मजे की बात, बुद्धघोष चौथी शताब्दी में जब ये लिख रहे हैं तो उनके पास पाली में कही गई ये जो कथा ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो बाद में शुंग वंश या जैसे भी जो कुछ होता रहा भारतवर्ष में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उनको जाना पड़ा सिंघल से जा कर के वो कथाएं लेकर के आए, उसका उन्होंने रीट्रांसलेट किया पाली में। पाली से फिर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने उसका हिंदी रूपांतरण किया। कब जानते हैं? 1926। यानी आप देखिए कहाँ से बात कहाँ पर, इतने साल तक इतना बड़ा ज्ञान का भंडार जो है छुपा हुआ दबा पड़ा है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इतना बढ़िया उसका वो किया सरल हिंदी में, लेकिन क्या है कि उन्होंने पाली से उसका अनुवाद कर दिया है। अब भाषा का कैसे हो? बुद्ध घोष के समय की जो भाषा है, जो शैली है, सब बदल गई है। अब आज आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब शोधकर्ता का काम है वहाँ पर, जो सारी 547 पढ़े तब उसमें प्रज्ञा जगे, है ना। तो 10 वर्षों में मैंने उन कथाओं को कई कई बार पढ़ा, तब मुझे वो समझ में आई बीच वाली बात कि अरे भाई इसको तो इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके 5 भाग हैं एक जातक कथा के। अब होता क्या है, जब मार्केट में गए तो मार्केट में जो बच्चों के लिए जातक कथाएं हैं वो तो हर जातक कथा के पीस काटे गए हैं, वो पूरी नहीं है ना। तो मुझे जिस कथा ने विचलित किया था वो थी दद्दभु जातक। वो मेरा बेटा पढ़ रहा था और मुझे लगा कि अरे यार इसमें तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, तो क्यों ना मैं इसको पूरा डिटेल में जानूं। तो फिर मुझे जैसे जैसे भगवान बुद्ध की कृपा होती गई, वो 8 कथाओं का मुझे भंडार मिल गया लाइब्रेरी में। फिर उनको पढ़ने लगा, फिर वो शोध की बात होने लग गई। तब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ आज काफ़ी निचोड़ के बाद, कि भाई जो 5 भाग हैं उसके, हर अट्ठ कथा के जो 5 भाग हैं उसमें वर्तमान कथा में एक समस्या है। समस्या क्यों? कि भाई कोई भिक्षु आया है, कोई उपासक आया है, कोई सम्राट आया है, कोई सम्राज्ञी आई है। दुनिया भर के तो लोग बुद्ध से मिलने आते हैं, है ना। तो वो जहाँ पर भी हैं, जेतवन में हैं, वेणुवन में हैं, कौशाम्बी में हैं, चारिका कर रहे हैं। उनका जीवन देखिए पूरा चारिका करते हुए बीता हो। और वो सारी डिटेल आपको जातक अट्ठ कथा में मिलती है। भगवान कहाँ पर हैं, कौन सी गाथा कही है, क्यों कही है, कौन आया मिलने के लिए। अब जब वो बात अपनी बता रहा है तो उसमें एक समस्या है, उस समस्या को हल करना है। अब देखिए हल करने का तरीका, अब बुद्ध ऐसे व्यक्ति नहीं जो कहेंगे तू ऐसा करना कि ये गंडा बांध ले यहाँ पर, या ताबीज वहाँ बांध ले, या पानी में खड़ा हो कितनी बार पाठ कर ले। एक कहानी के माध्यम से आपकी समस्या सुलझाएंगे, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। उसमें जो व्यक्ति है जो समस्या सुलझा रहा है वो है बोधिसत्व, है ना। अब बुद्ध घोष ने जब अपनी ये अतीत कथा लिखी तो लास्ट में लिख दिया एक लाइन कि बोधिसत्व कोई और नहीं, मैं ही था। अब देखिए इस लाइन ने विद्वानों को इतना भ्रमित कर दिया कि वो कहें कि मैं ही था, मतलब भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म था। वो इसको इस रूप में ले रहे हैं, जबकि बुद्धघोष के कहने का मतलब ये है कि भाई बोधिसत्व जो कह रहा है उसमें मेरी सहमति है, मैं वही कह रहा हूँ उसी हिसाब से। लेकिन लोगों ने क्या उसको समझा, उसको पूर्व जन्म से रिलेट कर लिया। अब उसमें कुछ ऐसी बातें आई कि पात्रों का मिलान है, कि वर्तमान कथा में जो पात्र है वो अतीत कथा में क्या पात्र
जहाँ पर ज़रूरत है उतना बुद्धघोष ने खोल दिया बताने के लिए सिमिलैरिटी। देखिए ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना, ये कोई जन्मों का हिसाब किताब नहीं दिया गया है, ये एक स्टाइल है। सर जो मैं जानना चाह रही थी रामायण महाभारत का वो पात्र, मैं उसी पे आ रहा हूँ जा उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन जब आप ये भूमिका समझ जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से कैच हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जब ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है तो उसमें बोधिसत्व आ रहा है, ठीक है। अब जो उदाहरण कथा यानी जो अतीत कथा है वो एक उदाहरण कथा है। अब उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो कहानियाँ जो हैं वो मनगढ़ंत हो सकती हैं। और ये मेथड मैं आपको बताऊं कि हमारे मैनेजमेंट में भी, चूँकि MBA मैंने की है, मैनेजमेंट केस स्टडी उसको कहा जाता है। एक समस्या मान लीजिए पर्सनल मैनेजमेंट की है तो उसको क्या किया जाता है, एक केस स्टडी बनाई जाती है। केस स्टडी बना के उसमें बता कि ये XYZ कंपनी है, मिस्टर सो एंड सो ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा, तो इसका ये सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं केस स्टडी। तो उस टाइम में भी बुद्धघोष जो है उसको इस तरह समस्या को डील कर रहे थे, उसका समाधान इस तरह दे रहे थे। तो ये जो भावना है, जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम सारे रामायण महाभारत की जो जितनी भ्रांतियाँ लोगों में पैदा हुई उनको हम समझ लेते हैं कि ये अतीत वस्तु जो है ये मनगढ़ंत कहानी है, ये आवश्यक नहीं, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है ना। मेरे पास ऐसे ज्वलंत उदाहरण है, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए विद्वानों ने इस चीज़ को नहीं समझा और इतनी ज़बरदस्त भूलें की। एक किताब यहीं पर मेरे पास है, बुद्धकालीन इतिहास है ना, उसमें देखिए ऐसी भयंकर भयंकर बातें उन विद्वान ने लिख दी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो मतलब हास्यास्पद भी हो उठी हैं। तो खैर अब मैं आता हूं आपके रामायण वाली घटना पर। इसलिए अतीत वस्तु में जो घटना अगर है और उसमें अगर कुछ नाम अगर मिल जाते हैं, भाई राम कहा जाए इसका मतलब ये तो नहीं कि अयोध्या वाले राजा दशरथ के बेटे, भाई राम मेरा नाम भी हो सकता है, फलाने का नाम भी हो सकता है, लक्ष्मण और किसी का नाम हो सकता है, सीता मेरी बहन भी हो सकती है। तो राम और सीता को हम एक रूप में रखते हैं कि राम की पत्नी सीता, लेकिन भाई ये आवश्यक नहीं है। हम जैसे ही राम सीता का नाम आए तो हम क्यों तुरंत अपने उस पर ले जाते हैं कि रामायण की, ऐसा हमारा माइंड सेट ऐसा बना हुआ है। इस वजह से ये सारी भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, इस वजह से सारे कलह इस बात को लेकर के हैं, जबकि बिल्कुल स्वतंत्र कथा है। दशरथ जातक पाली साहित्य में बिल्कुल एक स्वतंत्र कथा है और उसका एक विशेष उद्देश्य है शॉक मैनेजमेंट की टेक्निक बताना। बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और खासकर हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और जितने भी तथ्य लगातार लोगों के मन मस्तिष्क में कौंधते होंगे वो सभी आज दूर हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें उठती हैं कि जो जातक कथाएं, जातक कथाओं में से ही जो चाहे रामचरितमानस के जो कैरेक्टर हैं वो ले गए हुए, और जो समय जो हालात थे उस समय जिस तरह से जातक कथाओं को लेकर कहानी के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, वही कारण रहा था। और इसी तरह से और इसी कड़ी में जातक कथाएं बढ़ती रही और आज भी वर्तमान में अगर हम जातक कथाओं को उठाकर देखें तो वो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन ज़रूरत है इन जातक कथाओं से बहुत सारी सीख लेने के। अगर इनसे हम सीख लेते तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े स्तर पर अपना विकास कर पाएंगे, अपने परिवार का विकास कर पाएंगे और अपने समाज के साथ साथ में अपने देश का भी विकास कर पाएंगे।